Hello, hello students, my dear students, good morning to everybody. आज जो है सो एक नया चैप्टर आपके लिए ऑप्टिक्स में, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन आज हम लोग पढ़ेंगे। और जहाँ तक आपको याद होगा हमने मिरर पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में मिरर, रिफ्लेक्शन एट प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और सारे केसेस हम लोग पढ़े थे उसमें। इसके बाद वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो सभी केसेस हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद एक फ्रेश चैप्टर जिसका कनेक्शन आपके मैट्रिकुलेशन से भी है, आप कुछ जानते भी हैं इसमें, आपको अननोन नहीं है लेकिन बिल्कुल नया है, जीरो से शुरू कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोगों को देखना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ये आपने सुना होगा। एक्चुअली प्रकाश के सभी गुण हैं। परावर्तन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक गुण खोजा गया था वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें कुछ वैज्ञानिक के नाम बहुत प्रोमिनेंट हैं। जैसे कि इसमें प्रयास किया था फॉर्मेट ने, रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में यूक्लिड ने प्रयास किया था, और भी वैज्ञानिक जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के विषय में, प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, क्योंकि आपके गुण और दोष के विषय में अगर हमको जानना है तो दैट विल बी वेरी इजी, और हम बड़ी आसानी से आपके गुण और दोष का अध्ययन करते हैं। क्योंकि आप बोलते हो, लोगों से कुछ कह सकते हो, बोलते हो, एक्टिविटी करते हो। प्रकाश एक्टिविटीज़ करता है, प्रकाश भी एक्टिविटीज़ करता है लेकिन बोलता नहीं है। व्हाट हैव माई प्रॉपर्टी ऑफ माई ओन एंड व्हाट आर द डिफेक्ट्स एंड व्हाट आर द गुड हैबिट्स आई हैव। तो प्रकाश के गुण का अध्ययन करना एक चैलेंज था। हीट को भी जानना एक चैलेंज था, साउंड को भी जानना एक चैलेंज था, और हमारे वैज्ञानिक के द्वारा ये प्रयास किया गया। तो सबसे पहले हमने ये पता किया प्रकाश के विषय में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इफ मीडियम इज होमोजीनियस, सम सर्वत्र माध्यम है, और सम सर्वत्र माध्यम में अगर प्रकाश की किरण चलती है तो बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। और वही किरण जब एक माध्यम में चलते हुए किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन, तो बाउंड्री पर थोड़ा रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कहीं भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन केवल नहीं होता है, और कहीं हम अगर मिरर है उसके पीछे हम लोग सिल्वर पेंट कर देते हैं तो वहाँ पर 99% रिफ्लेक्शन होता है, बाकी एब्जॉर्प्शन होता है, रिफ्रैक्शन की क्रिया नहीं होती है। लेकिन ग्लास स्लैब अगर रखते हैं तो वहाँ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको हमने बताया था, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे कि रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है और बहुत कम रिफ्लेक्शन होता है। तो डेविएशन इन द पाथ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डेविएशन से सारे ये जो वर्ड्स बने हैं, जैसे कि आपको हम बताते हैं डेविएशन, डेविएशन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, विचलन कहते हैं। यहीं से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे वर्ड्स के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें एक डेविएशन प्रोमिनेंट है। अगर रीट्रेस करता है, इतना ज़्यादा डेविएट होता है कि अपने पाथ को रीट्रेस करता है तो वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है तो रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा कि कुछ विचलन होगा। तो विचलन, अपने पूर्व मार्ग से प्रकाश विचलित हो जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, इफ मीडियम इज होमोजीनियस देन लाइट रे ट्रेवल्स इन a straight line, and while it travels in that particular medium, it will just move
adopt a path, and that path will be a straight line. But when the light ray reaches on the boundary which separates the two mediums, at boundary it will just bend towards the normal or goes away from the normal. अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है, तो बाद में इस पर बात करते हैं. पहले हम यही कहते हैं कि होमोजीनियस, इन ए होमोजीनियस मीडियम, इन ए होमोजीनियस मीडियम light ray travels in a straight line. While it goes from one medium to another medium, it is deviated from its previous path. How the deviation will be, it depends upon ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम. एक वर्ड आ गया, ऑप्टिकल डेंसिटी. प्रकाश की किरण ऐसे अगर आती है, ये नॉर्मल है, ऐसे आती है हवा से चलकर, वाटर में प्रवेश करती है, तो ये ऐसे नहीं जाएगी, सीधा नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी. यहाँ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आई है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. आपतित किरण, दिस इज नॉर्मल, जिसको अभिलंब कहते हैं. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. जिसको अपवर्तित किरण कहते हैं. आई यहाँ आप देख रहे हो, एंगल आई, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. आपतन कोण. दिस आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर तो हम दिखा रहे हैं अभिलंब की ओर झुक रही है किरण, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करने के बाद ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? इट्स नॉट दैट डेंसिटी विच यू हैव गॉन थ्रू इन मैकेनिक्स और 9 में आपने पढ़ा होगा, बहुत आप इसको फेमिलियर हैं, मास बाई वॉल्यूम. लेकिन दैट्स नॉट मास बाई वॉल्यूम. ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाश के लिए जो माध्यम घना है और जो विरल है,
प्रकाश जिसमें आसानी से गमन करता है, एकदम तेज़ी से दौड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, नो प्रॉब्लम। जैसे कि बाज़ार में आप घुसते हैं तो थोड़ा साइकिल लेके जाते हैं या मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, तो किसी भी बाज़ार से, मछली बाज़ार हो, सब्जी बाज़ार हो, तो उसमें जब घुसते हैं तो मोटरसाइकिल आपका घुसेगा नहीं, अगर बड़ी मुश्किल से आप बचा उचा करके धीरे धीरे निकलिएगा। तो सघन हो गया आपके लिए। और बिरल क्या है, एकदम रोड खाली है, आप आराम से निकलने जा रहे हैं, ज़्यादा स्पीड हो ही जाता है। तो उसी प्रकार प्रकाश जिसमें आसानी से चलती है और ज़्यादा स्पीड में चलती है, उस माध्यम को बिरल माध्यम कहते हैं, रेयरर मीडियम कहते हैं। और जिसमें उसको चलने में दिक्कत हो रही है, माध्यम घना है, बचा के चलना है, काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है, उस तरह की स्थिति है। जैसे कि हवा से पानी में गया प्रकाश, तो हवा में प्रकाश आराम से चल रहा था, पानी में जाने के बाद उसको दिक्कत हो रही है चलने में, उसका स्पीड घट जा रहा है। फिर जो है सो मान लेते हैं ग्लास में जा रही है प्रकाश की किरण, उसमें और स्पीड घट जा रहा है, डायमंड में जा रही है, उसमें और स्पीड घट जा रहा है। तो हम देखते हैं कि भाई ऑप्टिकल डेंसिटी को थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। फिर जो है सो रिफ्रैक्शन का एग्जैक्ट डिफिनीशन जो होता है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, लेकिन इसको फिगर में दिखाते हुए लिखेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी को पहले परिभाषित कर रहे हैं। तो इसको आप नोट कर लो। हमने क्या लिखा है इसमें, इन ए होमोजीनियस मीडियम लाइट रे ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गमन करती है। वाइल इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब इट इज़ डेविएटेड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पाथ। पिछला जो पाथ था वो अगर उसी का अनुसरण करती तो ऐसे जाती, लेकिन ऐसे नहीं गई, ये झुक गई थोड़ा। तो ये जो डेविएशन हुआ, इस बात को हम कहते हैं प्रीवियस पाथ से डेविएट हो गई। हाउ द डेविएशन विल बी, ये डेविएशन ज़्यादा होगा, कम होगा, ज़्यादा झुकेगी, ज़्यादा दूर भागेगी, ये किस पर निर्भर करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द डेविएशन विल बी the previous path. How the deviation will be, it depends upon optical density of the medium. ये ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करेगा कि क्या होगा, कितना झुकेगी, या बहुत कम झुकेगी या बहुत ज़्यादा झुकेगी, दूर जाएगी तो कितना जाएगी। तो इस बात को हम लोग देखना चाहते हैं, तो इसको मिटाते हैं। यहाँ पर देखें कि भाई सबसे ज़्यादा स्पीड प्रकाश का होता है हवा या निर्वात में, तो सी इससे डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। इन एयर और सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट। एयर और वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होता है लाइट का किसी भी मीडियम में। लेकिन किसी अन्य माध्यम में, हवा या निर्वात के अतिरिक्त अगर पानी में जाती है प्रकाश की किरण, ग्लास में जाती है, डायमंड में जाती है, या किसी तेल में जाती है, अलकतरा में, कहीं भी जाती है, तो उसके स्पीड को हम लोग भी कहते हैं। भी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग किसी अन्य माध्यम में उसको भी से डिनोट करेंगे। कहीं कहीं Vm भी इसको लिखा जाता है, वेलोसिटी इन ए मीडियम। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्पष्ट हो ले रहे हैं कि प्रकाश का वेग अगर हवा या निर्वात में हम लिखते हैं तो C लिखेंगे, और किसी एनी अदर मीडियम में लिखते हैं तो भी लिखेंगे, M नहीं लगा रहे हैं।
ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करने के लिए वैज्ञानिकों ने कंपेयर किया कि हवा या निर्वात की अपेक्षा इस माध्यम में कितना ज़्यादा का तो प्रश्न नहीं उठता है, हम आपको बता रहे हैं कि हमेशा कम होगा, कितना कम हो रहा है। तो C/V, C और V के रेशियो से हमने ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर किया और इसके लिए एक टर्म यूज़ किया RI। RI का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं और कभी कभी एन से भी डिनोट किया जाता है। एन से जिसको मन किया एन से डिनोट किया, जिसको मन किया म्यू से डिनोट किया। तो म्यू बराबर हम C/V लिखते हैं। तो म्यू का मान अगर वाटर के लिए होता है 1.33, तो म्यू बराबर C/V होता है। तो V बराबर कितना हो जाएगा? C/μ हो जाएगा और यहाँ पर C/1.33 लिख सकते हैं। अर्थात V जो होगा, वाटर में जो वेग होगा प्रकाश का, इतना घट जाएगा C से, 1.33 टाइम्स विल लेसर, 1/0.33 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। हवा या निर्वात में प्रकाश के वेग का जो मान होता है उससे इतना टाइम्स कम होता है। अगर हम ग्लास का ले लें, वाटर के लिए ही हो गया, अगर ग्लास ले लें 1.5 होता है, तो C/V अगर हम इसको लिखते हैं = C/V, तो V बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 टाइम्स लेसर। इस तरह से डायमंड के लिए अगर हम लिखें, इसका 2.4 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो μ = C/V, तो V कितना हो जाएगा? 2.4 टाइम्स लेसर हो जाएगा देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे जैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, 1.33, 1.5, 2.4, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, इन वाटर, इन ग्लास एंड इन डायमंड, घटते जा रहा है। सबसे कम कहाँ हो रहा है? डायमंड में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू का मान अगर बड़ा होगा तो V का मान कम होगा। इफ म्यू इज ग्रेटर, V कम होगा और जो मीडियम होगा वो क्या होगा? डेंसर होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, रेयरर होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा, मीडियम डेंसर होगा। प्लीज़ नोट इट डाउन। इसको नोट कीजिए। मिटाते हैं। क्या लिखा है? स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है, V जो है सो स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम होता है। C/V से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू से ऑप्टिकल डेंसिटी का मान स्पष्ट हो जाता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को समझने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ज़्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो मीडियम डेंसर है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो उसकी अपेक्षा वो मीडियम रेयरर है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज ग्रेटर the medium is rarer, I'm sorry, denser. Optical density lesser, medium rarer होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब अब हो जाएगा म्यू।
तो म्यू भी आप कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के लिए, म्यू इज ग्रेटर, मीडियम इज रेयरर, डेंसर, म्यू इज लेसर, मीडियम इज रेयरर। एकदम इसको ऐसे समझिए, आराम से समझिए कि हवा जो है सो रेयरर है, पानी डेंसर है, पानी की अपेक्षा ग्लास डेंसर है, ग्लास की अपेक्षा डायमंड डेंसर है। तो हवा की अपेक्षा अगर ग्लास को ले तो ज़्यादा डेंसर हो जाएगा, पानी की अपेक्षा अगर ग्लास को ले तो थोड़ा इसके अपेक्षा कुछ कम डेंसर दिखाई पड़ेगा, और ग्लास की अपेक्षा डायमंड तो डेंसर है ही, लेकिन हवा से जितना डिफरेंस आ रहा है उस वही एब्सोल्यूट की बात कर रहा है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम कहें तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी अगर हम पता करना चाहते हैं ईयर और वैक्यूम, आर आई ऑफ ईयर, तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। पहले आपको डिफिनीशन लिखते हैं, जैसे कि फिगर बनाते हैं। सपोज करो कि लाइट रे इज कमिंग, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज इंसिडेंट रे, ये ईयर है, ये म्यू1 इसको मान लेते हैं, और वाटर में जा रही है तो ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे झुक जा रही है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। दिस इज वाटर, सपोज कीजिए वाटर ले रहे हैं, क्या छोड़ दीजिए वाटर, खाली म्यू से बात करते हैं। दिस इज म्यू2, यहां पर म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1। एक दूसरा केस लेते हैं, आई ऐसे इसको जाना चाहिए सीधा, ऐसे नहीं जाके ऐसे हट गई, इसको मिटा देता है, अविलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर जो म्यू1 है, यहाँ पर म्यू2 है, यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू2 इज लेस देन म्यू1। यहाँ पर वेग v1 है, यहाँ पर वेग v2 है, यहाँ पर वेग v1 है, यहाँ पर v2 है। तो प्रकाश की किरण, यहाँ से परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ लिख रहे हैं म्यू2 इज लेस देन म्यू1, इट मीन्स this is denser medium and it's the light ray comes from denser to rarer. So while light ray comes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. And when comes from denser
to rarer, it goes away from the normal. This is called a refraction of light. प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। फिगर 1 और फिगर 2 में हमने दिखाया एक अभिलंब की ओर झुकती है, दिस इज फिगर 1, रेयर से डेंसर में आती है, डेंसर से रेयर में जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। दिस इज द डिफिनीशन। अब हम एक रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं कि म्यू इजिकल टू सी बाई वी होता है, ठीक है। तो सी बाई वी हो रहा है, तो म्यू टू बटा म्यू वन का अगर मान हम निकालते हैं तो वी का वी वन और वी टू का भी एक रिलेशन मिलेगा, और फिर फ्रीक्वेंसी के लिए एक रिलेशनशिप निकालेंगे, और उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो इसको मिटाते हैं नीचे से। तो म्यू टू बटा म्यू वन का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो म्यू टू के लिए लिखेंगे सी बाई वी टू बाई सी बाई वी वन। सी बाई वी टू इंटू वी वन बटा सी लिखेंगे, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, वी वन बाई वी टू हो जाएगा। तो म्यू टू बाई म्यू वन को हम लोग एक ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू वन म्यू टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, that is mu 2 by mu 1, and that is how much? v1 by v2। एक रिलेशनशिप मिला हमको। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए अगर सोचें तो फ्रीक्वेंसी बराबर कितना होता है, v बराबर होता है f लैम्डा। वैसे हम इसी फार्मूला को v बराबर n लैम्डा भी लिखते हैं, इसी फार्मूला को v बराबर न्यू लैम्डा भी लिखते हैं, लेकिन अभी f मान लेते हैं। तो v और लैम्डा ये दोनों जो है वेग और तरंग दैर्ध्य ये माध्यम पर निर्भर करता है। अगर माध्यम बदलता है तो वेलोसिटी भी बदल जाएगा और वेवलेंथ भी बदल जाएगा, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है डिपेंड करता है सोर्स पर, क्योंकि सोर्स अगर 1 सेकेंड में 4 वेव तैयार करता है तो 4 वेव ट्रैवल करेगा, माध्यम कोई भी हो वो 4 वेव जाएंगे। इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है सो मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ v और लैम्डा ये दोनों चेंज हो जाते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिख सकते हैं, v एंड लैम्डा change due to change in medium। F does not change। फ्रीक्वेंसी अगर 4 गो बना, 5 गो बना 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 10 गो बना, तो ट्रेवल करते रहेगा, कोई भी मीडियम होगा वो जाएगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, v और लैम्डा में चेंज होगा। और इसलिए हम यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। v1 के जगह पर कितना लिखेंगे, f लैम्डा 1, और v2 के जगह पर क्या लिखेंगे, f लैम्डा 2। f कैंसिल आउट, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि आपको म्यू जो है भी वेग और फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एंड वेवलेंथ दोनों से कनेक्ट हो गया इस फार्मूला से। तो म्यू वन 1 म्यू टू बाई म्यू वन V1 बाई V2 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसके आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइव एट 9 नैनोमीटर, देन फाइंड velocity, wavelength, frequency of after reflection and refraction of reflected ray and if the refractive index of medium दिस इज क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया हुआ है 589, तो वेवलेंथ लैम्डा ए है 589 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ मीटर। म्यू दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.33। तो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसी मध्य में रह रहा है, तो पहला वेवलेंथ उतना ही हो जाएगा। वेवलेंथ कितना हो जाएगा 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। वेलोसिटी रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हाल होगा भाई, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो f इज इक्वल टू v बाई लेमडा। तो पहले v निकाल लेते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर c बाई v और सॉरी c बाई म्यू 3 इंटू 10⁸ 1.33 कितना हो जाएगा 300 133 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी निकल गया, और इसको अप्रॉक्स में करते हैं 2 टाइम्स 2.63
तो 300 133 एक ही बार जाएगा, दो बार जाएगा, 266 4 3 0.4 ये फिर 2 टाइम्स जाएगा, 2.2 हो जाएगा, 266 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2.2 इंटू 10⁸ बाई लेमडा 5.89 -9। दिस इज द आंसर। आफ्टर रिफ्रैक्शन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्रैक्शन वेवलेंथ कितना होगा, वहाँ वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। अब इतना नहीं रहेगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी वेलोसिटी कोई चेंज नहीं होगा। आई एम सॉरी, इसमें वेलोसिटी कुछ चेंज नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी तो उतना जितना है रह जाएगा। ये वेलोसिटी आफ्टर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लाइट में वेलोसिटी रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन होगा। ये दिस विल इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के केस में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ में चेंज नहीं होगा और फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। चेंज वेलोसिटी में होगा रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन का वेलोसिटी ये आ गया और वेवलेंथ का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिस विल बी द वेवलेंथ फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर रिफ्रैक्शन। ये वेवलेंथ हो जाएगा रिफ्रैक्शन के लिए। और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू डब्ल्यू म्यू जी एंड सी में डब्ल्यू म्यू जी इफ and Vg is equal to 3 into 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए बी डब्ल्यू कितना हो जाएगा भाई, सी बाई वी डब्ल्यू 3 into 10⁸ मीटर। सी हो गया, वी डब्ल्यू कितना है 2.25, उसको हटा दीजिए ऊपर 300, दिस कैंसिल आउट, 300 बाई 225 और कटाइए
25 से कटेगा तो 25 250, ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 12/9 33। एक चीज़ हमेशा जानिए, म्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, और केवल एयर के लिए एक बार 1 होगा, नेवर लेस देन 1, क्योंकि कभी भी C/V का मान जो म्यू होता है 1 से बड़ा, 1 से कम कभी नहीं होगा, नेवर। ये म्यूजी अगर लिखते हैं, म्यूजी को ये म्यूजी लिख सकते हैं, तो C/VG लिखते हैं, C हो गया 3 × 10⁸ मीटर और 2 × 10⁸, दिस कैंसिल आउट, 3/2 1.5। अब WMG ये है, B है, ये C है। WMG का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो μg/μw, म्यूजी कितना आया है 1.5 आया है, μw 1.33 आया है, दिस कैंसिल आउट, दिस इज आंसर। वेलोसिटी इन वाटर दिया हुआ है, वेलोसिटी इन ग्लास दिया हुआ है, तो μw का वैल्यू निकालना है तो इसको C/VW लिख सकते हैं, वैल्यू निकाल लिए। μg को C/Vg लिख सकते हैं, और WMG को μg/μw लिख सकते हैं, तो निकल गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Please note it down. मिटाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप देखो, तीसरा नंबर इसको दे दीजिए। λ A इज इक्वल टू 2400 एंगस्ट्रॉम। If the refractive index μd इसको डिनोट करता है इज 2.4, then find λd. So μd is equal to how much? C/V। A म्यू डी अगर हम लिखें इसको, जिस तरह हम बताए थे, A म्यू डी इजकल टू म्यू डी बटा म्यू ए, V1 बटा VA बटा VD, एंड लैम्डा A बटा लैम्डा D। ऐसा रिलेशन हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखे थे 1 म्यू 2 बराबर म्यू 2 बटा म्यू 1 इज इक्वल टू V1 बटा V2 और λ 1/λ2। ऐसे ही एग्जैक्टली ऊपर से हम लिखे हैं। तो ये म्यू डी को हम सीधा लिखते हैं
लेमडा ए बटा लेमडा डी, और लेमडा डी हमको निकालना है, तो लेमडा ए बटा म्यू डी खाली लिखते हैं, और लेमडा ए कितना है 2400 एंगस्ट्रॉन है, और म्यू डी कितना है 2.4 है। तो इस पॉइंट को हटाइएगा तो एगो जीरो और बढ़ जाएगा, तो 1000 एंगस्ट्रॉन आपका आंसर हो गया। नोट कर लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। एयर में वेवलेंथ इतना है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का इतना है तो फिर डायमंड में वेवलेंथ क्या होगा? तो म्यू डी इक्वल टू सी बाई वी हम लिखते हैं 1 म्यू टू बराबर म्यू टू बाई मी वन, वी वन बाई वी टू, लेमडा वन बाई लेमडा टू। तो 1 की जगह पर ए और डी ऐसे रिप्लेस कर दिए हैं, तो म्यू टू की जगह पर म्यू डी हो गया, म्यू ए हो गया। आइडेंटिकल फार्मूला है, सीधा इसको और इसको लेते हैं और फिर यहाँ लेमडा डी का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं थोड़ा स्नेल्स लॉ पर। स्नेल्स लॉ देखते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। दो नियम है स्नेल्स का, एक है इंसिडेंट रे refracted ray and normal to the point of incidence, normal to the point of incidence all lie in the same plane. आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में तीनों हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा नियम जो है स्नेल्स का, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इसको लिए हम आपको बता रहे हैं कि वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि भाई हम चाहते हैं आई और आर में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में, वैज्ञानिक चाह रहे थे कि एक रिलेशनशिप मिले, जिसमें हमने यूक्लिड का नाम आपको बताया, फॉर्मेट का नाम बताया। ये सभी वैज्ञानिक उस समय फ्रंट लाइनर्स थे जो लाइट के प्रॉपर्टीज़ को पता करने में जुटे हुए थे। हम लोग अभी बॉदर नहीं कर रहे हैं कि लाइट का और कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं, वी आर नॉट बॉदरिंग टू सर्च इट आउट। आपको ये बॉदर करने की ज़रूरत होगी कि भाई लाइट का, अगर हम आज जो आप मोबाइल चला रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, ये किसी के तपस्या का फल है जिसने गंगा को लाया धरती पर। भागीरथ ने भागीरथ प्रयास किया था, और उसके प्रयास की जो चर्चा है उसको सुनने से आप बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा आपको कि गंगा को लाने में कितनी कठिनाई हुई। विष्णु के यहाँ से तपस्या करके फिर ब्रह्मा जी कमंडल में रोक लेते हैं, फिर वो छोड़ते हैं तो शिव जी अपने जटा में लपेट लेते हैं, और वहाँ से एक जहानवी ऋषि जो है सो पूरा गंगा को पी जाते हैं। फिर उनकी तपस्या कीजिए, बहुत दिनों तपस्या, वो प्रसन्न होते थे, और जब प्रसन्न होते तो कहे कि अच्छा इनको हम धीरे धीरे निकालते हैं, इस समतल में जा रही हैं, और समतल में आने के बाद उनके पूर्वज तरते हैं। तो फिर गंगा को धरती पर लाना और बिजली को धरती पर लाना, दोनों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज बिजली दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बिजली अगर 1 सेकेंड हमसे दूर हो जाए तो गंगा के जल के बिना तो हम बिना स्नान किए भी जी सकते हैं, लेकिन ये बिजली अगर चली जाए, और जिसने एक्सट्रैक्ट करके जो वायुमंडल में पूरे प्रकृति में बिजली वर्तमान था, आपके बॉडी में भी बिजली है, उस बिजली का हम लोग सदुपयोग किन किन माध्यम में कर रहे हैं, ये किसी के तपस्या का फल है। तो आज भी हम लोग बदर नहीं कर रहे हैं कि प्रकाश में और क्या गुण हो सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, हम लोग बाद में देखेंगे। वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन और भी आपको कई गुण, इंटरफेरेंस हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को खोजा है सबने, और जो एक प्रॉपर्टी खोजा उसका कितना यूज़ हो रहा है, तो आपके कंधे पर ही जवाबदेही होगी।
तो उसी तरह से स्नेल साहब ने सोचा कि आई और आर, जैसे कि रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरह से हम लोग चाह रहे थे कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं। तो फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया गया, आई बाई आर, कोई मतलब नहीं निकला, आई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, टेन आई बाई टेन आर। बाद में अचानक उन्होंने देखा कि भाई साइन आई और साइन आर अगर रेशियो लेते हैं तो उनमें एक आ रहा है, तो ऐसे समझिए इसको, स्नेल सेकंड लॉ क्या है, ये मान लेते हैं I1 है और यहाँ पर R1 है। यहाँ पर एक घटना हम लेते हैं, प्रकाश की किरण आती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I2 है, और यहाँ पर क्या है भाई, R2 है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 है और यहाँ पर R3 है। तो साइन I1 बटा साइन R1 बराबर आने लगा साइन R2 बटा साइन I2 बटा साइन R2 बराबर आ गया साइन I3 बटा साइन R3। और जब ये बराबर आया तो किसी का प्रयास सफल हुआ और इस तरह से हम देखें कि भाई ये तो कांस्टेंट है, तो साइन I बाई साइन R बराबर कांस्टेंट आ गया। और इस कांस्टेंट को हमने क्या देखा, इस कांस्टेंट कौन सा होगा इसको भी पता किया गया, ये कांस्टेंट कौन सा होगा। बड़ी आश्चर्य के साथ म्यू2 बटा म्यू1 के बराबर आ गया। साइन I बाई साइन R म्यू2 बटा म्यू1 के भी बराबर आ गया। तो इसको याद करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके म्यू1 साइन I1 बराबर म्यू2 साइन R। दिस इज सेकेंड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ साइन I एंड साइन R इज इक्वल टू ए कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आ रहा है, म्यू2 बटा म्यू1 के बराबर आ रहा है। तो दिस इज स्नेल्स लॉ। इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, तो प्लीज राइट इट डाउन, नोट कर लो इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप म्यू रखते हैं म्यू1 तो म्यू1 साइन I, और यहाँ पर अगर म्यू2 रखते हैं तो म्यू2 साइन R। इजली हो रहा है, म्यू1 साइन I बराबर म्यू2 साइन R, म्यू1 साइन I1 बराबर म्यू2 साइन R1। तो इसको हमने I1 नहीं लिखना है, साइन I बराबर म्यू2 साइन R। इस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, मिटाते हैं। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन 1। दिस इज इंसिडेंट रे, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री दे देते हैं एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। यहाँ म्यू बराबर √3 मान लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो ये म्यू1 है, म्यू1 लिखते हैं म्यू1 साइन I बराबर म्यू2 साइन R। इस रिलेशन का उपयोग करते हैं। म्यू1 ईयर है, अगर 1 है तो इसको लिख देते हैं 1, साइन I साइन 30 डिग्री, म्यू2 हो गया √3 और साइन R हो गया। तो ये होता है 1/2 बराबर √3 साइन R।
इसको 60 डिग्री कर दें तो √3/2 हो जाएगा। 60 डिग्री मान लेते हैं इसको, क्वेश्चन में 60 डिग्री कर देते हैं, इसको √3/2 कर देते हैं। दिस √3 कैंसिल आउट, तो 1/2 बराबर साइन आर बराबर साइन 30 डिग्री। तो आर बराबर कितना हो गया, साइन आर बराबर साइन 30 डिग्री, आर बराबर 30 डिग्री। आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम इज μ1 and the refractive index of second medium is √3, then find the value of angle r। तो μ1 sin i बराबर μ2 sin r हम यूज़ करते हैं। अगर μ1 1 होता है ईयर की जगह लिए, तो साइन 60 डिग्री बराबर √3 sin r, हम प्राप्त हो जाता है हमको r बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2, a ray of light is coming with angle of incidence I, it's just bent towards the normal, reaches here and goes away. This is E। समानांतर रेखा को एक त्रिज्यक रेखा काटती है तो कोण आपस में बराबर होते हैं, आर आर हो गया। दिस इज μ1, दिस इज μ2, अगेन दिस इज μ1। तो आप क्या लिखोगे, इसका रिलेशन μ1 sin i बराबर μ2 sin r। फाइंड द वैल्यू ऑफ E। I 60 डिग्री, A, B, C, थर्टी डिग्री, D नन। μ1 sin i μ2 बराबर μ2 sin r, फिर लिखेंगे μ2 sin r, यहाँ पर μ2 r है, तो μ2 sin r बराबर μ2 sin e। दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, सो दिस विल बी दिस, μ1 sin i बराबर μ2 sin e। μ2 sin e नहीं होगा, ये μ1 sin e होगा। दिस कैंसिल आउट, sin i बराबर sin e, तो i इज इक्वल टू e आ गया। दिस इज, ये इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको आप नोट कर लो। एरो दे देते हैं। एक spherical bubble है। The ray of light is coming at an angle 60 degree. This is μ1, this is μ2, this is μ1। ये अविलंब की ओर झुकेगा, चूँकि डेंसर मीडियम है, अविलंब की ओर झुक गया, ऐसे गया। यहाँ से फिर हम एक यहाँ पर अविलंब डालते हैं, तो ये अविलंब जब भी डालेंगे हम, तो ये सी पर आकर मिलेगा, सेंटर पर। यहाँ से किरण ऐसे जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल,
this is radius and this is radius. So this angle will be R and this angle will be R. दो भुजाएं बराबर होती हैं किसी त्रिभुज की तो दो कोण आपस में बराबर होते हैं. This angle is E. Find the value of E. तो μ1 sin 60 डिग्री बराबर μ2 sin R. अब μ2 sin R बराबर μ1 sin E. तो μ1 sin 60 डिग्री बराबर μ1 sin E. दिस μ1 कैंसिल आउट. तो E बराबर 60 डिग्री हम लिख सकते हैं आंसर. दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर. सॉरी, स्नेल्स लॉ हमने समाप्त किया है. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक टॉपिक और हम आपको रिवर्सिलिटी प्रिंसिपल बता सकते हैं, लेकिन आज इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा हो रहा है. और आज के लिए एकदम मस्ती में पढ़ते रहिए, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल इट इज़. नेक्स्ट क्लास में फिर आगे की बात करते हैं. इतना को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए. कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं. दैट्स ऑल राइट. थैंक यू. हाँ, हेलो, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए एक नया वेबसाइट डेवलप हुआ है. आप लोगों को जैसा भी हम सेमिनार भी कराए हुए थे, तो नया वेबसाइट है. उसमें आप लोगों को ढेर सारा टेस्ट वगैरह, आप लोग रियल टाइम टेस्ट दे सकते हैं. जो चैप्टर पढ़े हैं उसका टेस्ट हो सकता है. बहुत मतलब काफ़ी इन्जॉय कीजिएगा. वो मोतिहारी में पहली बार इम्प्लीमेंट हो रहा है वो. और आप लोग जब देखिएगा, समझिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगा कि ऐप कैसा है और ये मतलब वेबसाइट बेसिकली कैसा है. तो हो सकता है कि कल नहीं तो परसों, जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा, और तो एक सेमिनार आप लोग का और कराएंगे. आप लोग को बताएंगे कि, और आप लोग को यूज़र आईडी पासवर्ड सब देंगे, ठीक है. और सेमिनार में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा है, कैसे यूज करना है आप लोगों को, ठीक है. तो चलिए मिलते हैं ऐप पे. वेबसाइट है, वो वेबसाइट सब हम शेयर करेंगे आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे. और आपको यूट्यूब के थ्रू भी उसका जानकारी दे दिया जाएगा बहुत जल्दी. मतलब 1 से 2 दिन मुश्किल से और लगेगा, क्योंकि आपका सब चीज़ तैयार है. केवल URL डेवलप होना बचा हुआ है. URL क्या होता है? जैसे www.facebook.com, उसी तरह एक होगा वेबसाइट हमारा, www.ashokphysicscenter.com, ऐसा कुछ, ठीक है. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. होप आप लोग को ऑप्टिक्स का क्लास चला है, अब इलेक्ट्रोस्टेट का भी चलेगा. तो आप ही लोग का डिमांड था कि ऑप्टिक्स चले. चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच.